नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम्स में चाहे एम्स हो, चाहे ESIC हो, चाहे नॉट सेट हो, आपका CHO हो, या फिर कोई सा भी एग्जाम जो नर्सिंग से रिलेटेड होता है, उसमें लीवर बायोप्सी जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीवर बायोप्सी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों एक हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। दोस्तों पहला हम जान लेते हैं दोस्तों FNAC। टॉपिक को जानने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है, उसको जान लेंगे। दोस्तों बात करते हैं FNAC के बारे में। FNAC के बारे में क्या होता है दोस्तों? FNAC की फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। फाइन नीडल एस्पिरेशन दोस्तों बेहतरीन सेशन होने वाला है, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है, हमको बिल्कुल आराम से एक एक टॉपिक को एक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो FNAC का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है FNAC का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी सेल होती है, ठीक है, उसकी स्टडी करने से दोस्तों उसके जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि अफेक्ट करते हैं, कोई भी आपकी टिश्यू है, कोई सेल है, उसमें किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसको जानने के लिए दोस्तों फाइन नीडल की सहायता से क्या की जाती है, एक पार्ट लिया जाता है, टिश्यू का एक पार्ट लिया जाता है, एस्पिरेशन किया जाता है, मतलब कि उसको टिश्यू का एक पार्ट लिया जाता है, उसको साइटोलॉजिकल स्टडी कराई जाती है, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है कोई भी बीमारी को, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो वायरस हो सकता है, तो उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजिकल स्टडी, या फिर बात कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पढ़ने वाले हैं लीवर बायोप्सी के बारे में। तो लीवर बायोप्सी में जानने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं टिश्यू क्या होता है। जान लेते हैं दोस्तों टिश्यू क्या होता है। तो दोस्तों टिश्यू जान लेते हैं, टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू के बारे में आप जानते हैं सभी। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर एक सेल है तो उसको सेल कहा जाता है। अगर दोस्तों एक से ज्यादा सेल जब भी देखने को मिलती है तो वो निर्माण कर देती है एक टिश्यू का। किसका? टिश्यू का। और इसी टिश्यू के अंदर से किसी प्रकार के किसी पार्ट को निडल की सहायता से बाहर निकालकर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए, उसको बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजिकल स्टडी। और लीवर के अंदर, लीवर होता है आपका, उसके अंदर किसी प्रकार कैंसरस हो जाता है, कैंसरस कंडीशन, चाहे वो बिनाइन हो सकती है या फिर वो मैलिग्नेंट हो सकती है, तो उसका पता लगाने के लिए दोस्तों हम स्टडी करते हैं जिसको कहा जाता है लीवर बायोप्सी। बायोप्सी गन के द्वारा आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ हम जानेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये मोटा मोटा हमने देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने वाला है, हमारे आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन से। डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों? स्मॉल अमाउंट, स्मॉल मतलब कि बहुत ही छोटा भाग, ऑफ टिश्यू, किसका भाग? टिश्यू का भाग, कलेक्ट करते हैं कहां से? लीवर से, फ्रॉम लीवर। दोस्तों लीवर से किसी भी छोटे भाग का टिश्यू का अमाउंट लेना, ठीक है, जैसे आपका लीवर हो गया, जैसे मान लो लीवर हो गया, ठीक है, इसका कोई भी ऐसा भाग, यानी कि ये भाग भी हो सकता है, ये लॉब, ये वाला लॉब भी हो सकता है, तो यहां से किसी भाग का क्या लेना, स्मॉल अमाउंट में सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है, और उसकी क्या करना, साइटोलॉजिकल स्टडी करना।
तो ये जो प्रोसीजर होता है पूरा, उस प्रोसीजर कहा जाता है लीवर बायोप्सी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्यों लीवर बायोप्सी का उपयोग किया जाता है, क्यों लीवर बायोप्सी करवाने की नीड पड़ती है, क्यों जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन जो होते हैं, वो लीवर बायोप्सी को बोलते हैं कि आप लीवर बायोप्सी कराइए। कोई भी पेशेंट ऐसा जो होता है जिसकी टिश्यू की कोई भी ग्रोथ हो रही है, अब पता लगाने के लिए क्या वो कैंसरस ग्रोथ है या फिर वो नॉन कैंसरस ग्रोथ है, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, लीवर बायोप्सी किया जाता है। जैसे आपको पता है जो आपके कैंसरस है, जो मैलिग्नेंट सेल्स होती है या फिर मैलिग्नेंट सेल्स कह सकते हैं इसको, मैलिग्नेंट जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कॉलोनी फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, कॉलोनी फॉर्मेशन करती है। और दोस्तों वो क्या करती है, मेटास्टेसिस करती है। मेटास्टेसिस बोले तो किसी भी एक ऑर्गन से वो कैंसरस ग्रोथ किसी दूसरे ऑर्गन में यानी कि अदर ऑर्गन में क्या करती है, कैंसरस ग्रोथ करती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब दोस्तों ये मैंने आपके पर्पस की बात कर ली है। अब हम जानेंगे टॉपिक कि बताइए सर, अब आपने सब बात कर ली कि पे कैंसरस ग्रोथ करती है, लीवर बायोप्सी क्यों किया जाता है, क्या क्या कैंसरस सेल्स और नॉन कैंसरस सेल की आपको ग्रोथ को चेक करना है। दोस्तों दो वर्ड आते हैं आपके पास, हिस्टोलॉजिकल, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड आता है आपके पास वो आता है साइटोलॉजिकल। क्या आता है, साइटोलॉजिकल। दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल। दोस्तों हिस्टोलॉजिकल में जो भी स्टडी की जाती है वो किसकी की जाती है, टिश्यूज की जाती है। किसकी की जाती है, टिश्यूज की। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसी करना है आपको, तो हमेशा आप किसका एग्जामिनेशन करेंगे, टिश्यू का एग्जामिनेशन करेंगे। और यही बात की जाती है साइटोलॉजिकल की, तो साइटोलॉजिकल में हमेशा स्टडी किसकी की जाती है, सेल की। किसकी, सेल की। साइटो मतलब सेल, हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू की स्टडी की जाना। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सर बताइए इंडिकेशन। इंडिकेशन की जब बात की जाए तो दोस्तों कब कब लीवर बायोप्सी को करना चाहिए, तो दोस्तों जब आपको कंडीशन हो लीवर कैंसर या फिर आपको कंडीशन हो लीवर ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों आप सभी को पता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन में किसी दूसरे व्यक्ति का लीवर जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, का बहुत सारे खतरे रहते हैं। जैसे कि बात की जाए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से भी आपको रेलेवेंट ट्रांसप्लांटेशन कराने से पहले साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसके करने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात की जाए किसी पेशेंट में लीवर फेलियर हो गया है या बात की जाए लीवर में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको लीवर बायोप्सी करनी होती है। तो हमारा इंडिकेशन भी पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है चीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस किस परिस्थिति में आपको कभी भी लीवर बायोप्सी नहीं करना है। क्या दोस्तों, कभी भी आपको लीवर बायोप्सी नहीं करना है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी कंडीशन होती है। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब दोस्तों जान लेते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऐसे व्यक्ति जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कितना हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा होता है दोस्तों, जब आपके एबनॉर्मल क्लॉटिंग टाइम और एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जब एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन में हमेशा कभी भी आपको लिवर बायोप्सी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और आपका जो बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया के शिकार आप हो सकते हैं। तीसरी जो बात करते हैं दोस्तों वो होता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स के भी अंदर भी आपको कभी भी क्या नहीं करनी है, लीवर बायोप्सी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों चांसेस ज़्यादा रहते हैं ब्लीडिंग होने की हीमो वाले पेशेंट में, क्योंकि वहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी पाई जाती है इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एबनॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर किसी पेशेंट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है एबनॉर्मल आ जाता है, उस कंडीशन में भी आपको कभी भी लीवर बायोप्सी नहीं करनी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको लीवर बायोप्सी करनी है, प्रिपरेशन क्या रहता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। लीवर बायोप्सी करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। एक पेशेंट को लीवर बायोप्सी आपको कर रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। दोस्तों जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अपना सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट। आपको पता है कोई भी आप प्रकार की सर्जरी करते हैं, कोई भी आपको इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, तो आपको सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके पास होना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ब्लड टेस्ट जो होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ब्लड टेस्ट की बात की जाए तो आपका प्लेटलेट काउंट हो गया, अगर प्लेटलेट काउंट आपका कम आता है तो दोस्तों उस समय पर आपको कभी भी लिवर बायोप्सी नहीं करनी है। दूसरी बात की जाए आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितने से कम नहीं आना चाहिए आपका, 9.6 से लेकर 11.8 सेकेंड नॉर्मल रहता है। अगर इससे अगर कम देखने को मिलता है आपका, ठीक है, तो आपको कभी भी लिवर बायोप्सी नहीं करनी है। तो ब्लड टेस्ट आपको प्लेटलेट काउंट कर चेक करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करना है आपको, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका PTINR। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ INR भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब INR की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, नॉर्मलाइजेशन रेशियो आप कर सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है मित्रों। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अगला इंडिकेशन क्या होता है। सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट आपको करने हैं, सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट, जैसे HIV हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस आपको B है कि नहीं है, ठीक है, ये सभी चेक कर लें। दूसरी चीज आपको, अब आप कहेंगे सर बताइए प्रोथ्रोम्बिन क्यों नेसेसरी होता है, प्रोथ्रोम्बिन किस लिए आवश्यक होता है। दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन नेसेसरी इसलिए, प्रोथ्रोम्बिन की बात की जाए तो प्रोथ्रोम्बिन किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन आवश्यक होता है फिब्रिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके फॉर्मेशन के लिए, फिब्रिन के फॉर्मेशन के लिए प्रोथ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका फिब्रिन फॉर्मेशन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब फिब्रिन नोजन से ही क्या बनता है, फिब्रिन बनता है, और किसकी उपलब्धता में बनता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन की। अगर आपके ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो दोस्तों फिब्रिनोजन कभी भी फिब्रिन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनने के लिए। अब दोस्तों आगे बात की जाए
प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो लेस देन 2 भी हो सकता है या मोर देन 2 भी हो सकता है, या बात की जाए आपकी भाषा में तो ±2 देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है, दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइए फ्रीक्वेंटली मेजर इफेक्टिव ओरल कंटिलेंट, तो ओरल एंटीकोगुलेंट अगर किसी पेशेंट को चल रहा है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। क्वेश्चन आपसे लिए पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंटली मेजर आपको करते रहना है द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। अगर दोस्तों किसी पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट चलता है, यानी बात की जाए आपके जैसे वारफरिन चल रही है, लाइक वारफरिन, तो दोस्तों ध्यान रहे जब भी किसी पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट चलता है तो आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, यानी कौन सी चीज आपको हमेशा मेंटेन करती रहनी है, यानी कि आपको मॉनिटर करते रहना है। तो दोस्तों जब भी आपको वारफरिन चल रहा है, जैसे तो ओरल एंटीकोगुलेंट जब भी चलता है तो आपको हमेशा प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते रहना है, असेस करते रहना है। और बात कर ली जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपका हिपेरिन चल रहा है, अगर हिपेरिन चल रहा है तो दोस्तों आपको कौन सा चेक करते रहना है, APTT चेक करते रहना है। APTT की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला टॉपिक, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम के बारे में मैं इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। दोस्तों ब्लीडिंग टाइम की बात की जाए दोस्तों, एक अपन टेबल बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। अब मैं आपको बेसिकली अच्छी टेबल बताऊंगा कि मैं आपको 2 मेथड के बारे में सिखाऊंगा, एक होता है ड्यूक मेथड और एक होता है IV मेथड। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये हमने टेबल बना ली, ठीक है ना, आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा। इन सभी का समरी मैं आपको एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ब्लीडिंग, क्या आप सभी को दिख रहा है, ब्लीडिंग टाइम। अब आप सोचेंगे सर ब्लीडिंग टाइम कैसे टेस्ट करेंगे, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमने कर दिया इसको हाईलाइट, और अब जानते हैं ब्लीडिंग टाइम कैसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम के बारे में। तो ब्लीडिंग टाइम बेसिकली 2 मेथड से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 मेथड से चेक कर सकते हैं। मैं दोनों टेबल बता दूंगा आपको, ठीक है, इजीली, जिसके माध्यम से आप ब्लीडिंग टाइप को असेस कर सकते हैं। पहला जो होने वाला है आपका, पहला जो मेथड होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा आप बिल्कुल, ड्यूक मेथड। पहला कौन सा होने वाला है, ड्यूक मेथड होने वाला है। अब ड्यूक मेथड के बारे में बताऊंगा मैं अच्छे से आपको, ड्यूक मेथड के किस प्रकार से ड्यूक मेथड के माध्यम से आप ब्लीडिंग टाइम असेस कर सकते हैं। दोस्तों एक होता है ड्यूक मेथड, देखिए ड्यूक मेथड।
क्या होता है, ड्यूक मेथड होता है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो दोस्तों आप बात करते हैं ड्यूक मेथड के बारे में। तो दोस्तों ये जो ड्यूक मेथड होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है फॉर ब्लीडिंग टाइम, फॉर ह्यूज ब्लीडिंग टाइम। दोस्तों आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड जो ब्लीडिंग टाइम असेस करने का होता है वो कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका ड्यूक मेथड। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ड्यूक मेथड जो होता है आपका मोस्ट कॉमन मेथड होता है असेस करने का इसको, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूक मेथड हो गया अपना। अब हम बात करते हैं आईवी मेथड के बारे में। दूसरा जो होने वाला है वो आईवी मेथड होने वाला है, ठीक है। ड्यूक मेथड के बारे में जान लिया अपन ने। अब जान लेते हैं, मैं आपको बेसिकली सारा चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ड्यूक मेथड के बारे में पूरा बताऊंगा, फिर मैं आईवी मेथड के बारे में सारा आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूक मेथड के बारे में और आईवी मेथड के बारे में, ठीक है। अब आईवी मेथड के बारे में जब बात करने वाले हैं तो दोस्तों अपने कॉपी लेके बैठिएगा, हैंड राइटिंग बिल्कुल आपको समझ में आ रही है ना मेरी, और अपने नोट्स लेके बैठिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसी तरह के टॉपिक हम रोज ना आपके लिए लाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आईवी मेथड के बारे में। तो आईवी मेथड को कभी यूज करना है दोस्तों, हमेशा कोल्ड एनवायरनमेंट में यूज करना है। आईवी मेथड को हमेशा कौन से एनवायरनमेंट यूज करना है, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। इसलिए दोस्तों जो आईवी मेथड जो होता है वो बहुत ही कम काम में लिया जाता है एज कम्पेयर टू बात करें ड्यूक मेथड की। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में हमेशा आपको क्या करना है, यूज में लेना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जान लेता हूं, हमने जान लिया ब्लीडिंग टाइम के बारे में। ब्लीड टाइम को ड्यूक मेथड के द्वारा, आईवी मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका ड्यूक मेथड। क्या होने वाला है, ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड, ड्यूक मेथड के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। लीवर बायोप्सी से आपसे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर इस टॉपिक को आपने आराम से पढ़ लिया। हर टॉपिक का एक सीरियल होता है, एक लेवल होता है। बिल्कुल नीचे से लेवल से हम ऊपर के लेवल तक आएंगे और बेसिकली पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूक मेथड की। ड्यूक मेथड में आपको सैंपल कहां से कलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ड्यूक मेथड में आपको सैंपल कलेक्ट कहां से करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रहे। ड्यूक मेथड का सैंपल कलेक्शन करना होगा आपको, तो हमेशा आपको सैंपल कलेक्ट होता है आपका ईयर लोब से। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईयर लोब से ही क्यों कलेक्ट करते हैं। ईयर लोब से ही क्या करते हैं, ड्यूक मेथड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों क्यों किया जाता है ईयर लोब से, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ईयर लॉब में ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड सप्लाई बहुत ही मोर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसलिए भी किया जाता है, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों ईयर लॉब में ही क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरी होती है। लार्ज नंबर ही कैपिलरी सबसे ज़्यादा ईयर लॉब के अंदर ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात की जाए, ये तो आपने कर दिया सैंपल कलेक्ट, आपने ईयर लॉब से तो कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको करना है आगे वाइप यानी कि साफ करना है किसको, वाइप द ब्लड। जो आपने ईयर लॉब से ब्लड कलेक्ट किया था ना आपने, उसको वाइप करना है, ब्लड वाइप द ब्लड बाय गॉस पीस के द्वारा क्या करना है आपको, वाइप द ब्लड को वाइप करना है। और क्या करना है इसके बाद में आपको ड्राई गॉस पीस के द्वारा
पीस के द्वारा उसको प्रेस करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, एवरी 30 सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों आपको 30 सेकेंड के अंदर इसको हमेशा ड्राई करना है गॉस पीस के द्वारा आपके ईयर लॉब को। और दोस्तों ब्लीडिंग टाइम कितना देखने को मिलेगा, नॉर्मली 2 से 6 मिनट देखने को मिलता है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम की बात कर ली जाए तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली कितना देखने को मिलेगा, 2 से 6 मिनट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आप स्पीड में करके देख सकते हैं वीडियो को, अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी धीरे लग रही है ना, तो आप स्पीड में करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम और एबनॉर्मल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटी को ब्लीडिंग टाइम। तो दोस्तों जब भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम का अगर देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि आपका 2 से 6 मिनट से ज़्यादा, अगर 2 से 6 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम देखने को मिल रहा है ब्लीडिंग का, यानी कि 2 से 6 मिनट से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, विटामिन के, एक प्रकार का इसको एंटीकोगुलेंट भी कह सकते हैं, सॉरी विटामिन के आप देंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो ब्लीडिंग है वो देखने को कम मिलेगी। क्योंकि दोस्तों विटामिन के जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, क्लॉटिंग का काम कराता है। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ब्लीडिंग टाइम मैक्सिमम देखने को मिल रही है, 2 से 6 मिनट से ज़्यादा देखने को मिल रही है, 6 मिनट से ज़्यादा, उनको विटामिन के का क्या लगाएंगे अपन, इंजेक्शन दे देंगे। और इसकी डोज कितनी देनी है, अब डोज की बात कर ली जाए तो डोज जो देंगे इसकी, वो देंगे हम सिंगल। और कब तक देनी है दोस्तों, बिफोर 1 वीक पहले। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के रिस्क रहते हैं उनके लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, और जो डोज देते हैं वो सिंगल डोज होती है। और कब देना है दोस्तों, बिफोर 1 वीक। आप कभी सर्जरी करने वाले हैं, लिवर बायोप्सी से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। लिवर बायोप्सी किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, उन पेशेंट के अंदर लिवर बायोप्सी कराने से 1 वीक पहले हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, जिससे दोस्तों आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इसके अंदर चालू हो जाते हैं विटामिन के अंदर। तो दोस्तों इस वजह से दोस्तों उसकी जो ब्लीडिंग सर्जरी के टाइम पे कम देखने को मिलेगी। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बताएंगे क्लोज लिवर बायोप्सी के बारे में और ओपन लिवर बायोप्सी के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन टेबल के सहारे में आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दूंगा। दोस्तों इस चैनल पर मेरी थोड़ी पहली क्लास है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर ऐसी क्लासें आपको चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ऐसी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन के अंदर जो टॉपिक आता है, तो 2 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन टेबल के माध्यम से ना बताकर मैं एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा क्लोज्ड लिवर बायोप्सी के बारे में, क्लोज्ड लिवर बायोप्सी के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको ओपन लिवर बायोप्सी के बारे में। पहले हम जान लेते हैं क्लोज्ड लिवर बायोप्सी क्या होती है, कब कब करनी है, क्यों आवश्यकता होती है, कब किया जाता है, कैसे किया जाए, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो दोस्तों क्लोज्ड लिवर बायोप्सी को आल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, क्लोज्ड लिवर बायोप्सी को जाना जाता है दूसरे नाम से, जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी। ठीक है, और यही कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन लिवर बायोप्सी होती है किसके अंदर, क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर।
क्लिनिकल सेटिंग्स कह सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल भी इसको कहा जा सकता है। तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लीवर बायोप्सी कौन सी, सबसे ज़्यादा की जाने वाली लीवर बायोप्सी कौन सी है? क्लोज्ड लीवर बायोप्सी, इसको परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? सैंपल कलेक्ट। जो सैंपल कलेक्शन होता है लीवर बायोप्सी का, सैंपल कलेक्ट बाय, किसके द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा? निडल के द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निडल के द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से, कौन सा एनेस्थीसिया। अब मैं आपको बताता हूँ एनेस्थीसिया कौन सा यूज में लिया जाए। दोस्तों एनेस्थीसिया जो यूज में लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका लोकल एनेस्थीसिया। तो दोस्तों कौन सा एनेस्थीसिया यूज में लिया जाता है? लोकल एनेस्थीसिया यूज में लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये हमने जान लिया क्लोज्ड लीवर बायोप्सी के बारे में। अब हम जान लेते हैं दूसरा जो टॉपिक है, क्लोज्ड लीवर बायोप्सी के बारे में लिख लिया आप सभी ने। अब हम जानेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जो था क्लासिफिकेशन का, वो था हमारा ओपन लीवर बायोप्सी। ओपन लीवर बायोप्सी, ठीक है मित्रों। ओपन लीवर बायोप्सी के बारे में बात की जाए, दो सैंपल, अब हमने इसमें जान लिया था कि सैंपल पहले तो कहाँ से कलेक्ट करना था आपको, ठीक है। आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी के अंदर आपको सैंपल कलेक्ट करना था। अब बात करते हैं ओपन लीवर बायोप्सी के अंदर किस में करते हैं। क्लोज लीवर में तो आपने परक्यूटेनियस स्किन से किया था लीवर बायोप्सी, लेकिन दोस्तों ओपन में क्या करना होता है? सैंपल कलेक्ट करना होता है आपको एब्डोमेन ग्रेविटी के अनुसार, ठीक है। सर्जरी जब भी आप करते हैं ना, तो ओपन लीवर बायोप्सी में सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? ड्यूरिंग, कब करते हैं? ड्यूरिंग एब्डोमेन ग्रेविटी सर्जरी। किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो रही है एब्डोमेन से रिलेटेड, उसके साथ ही दोस्तों क्या कर लेते हैं अपन? लीवर का पार्ट ले लेते हैं। इसमें दोस्तों जर्नल एनेस्थीसिया का यूज होता है, और NBM पर रखा जाता है पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले, बिफोर। और इसमें भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है कभी भी NBM। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे। ये हमने क्लासिफिकेशन को जान लिया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर। बेसिकली क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा प्रोसीजर में से। अब बेहतरीन तरीके से प्रोसीजर को बिल्कुल समझ लीजिएगा, एक भी बिल्कुल स्किप नहीं करेगा कोई भी, और कोई भी वीडियो को बिल्कुल देखना है। नोट्स वगैरह सब बंद कर दीजिए, पहले आप समझ लीजिए प्रोसीजर को। बेहतरीन प्रोसीजर होने वाला है, किस प्रकार से लीवर बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है, और इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना एम्स के अंदर, नॉर्थ सेट के अंदर, नॉर्थ सेट एम्स हो गया आपका, चाहे BSc नर्सिंग वाला एंट्रेंस एग्जाम हो गया, देख लीजिए दोस्तों कितने बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ESIC हो गया, ठीक है, छोटा एग्जाम जैसे CHO हो गया, जिपमर का एग्जाम हो गया। खासतौर पर नॉर्थ सेट दोस्तों, नॉर्थ सेट बहुत ही ज़्यादा वेटेज रख रहा है लीवर बायोप्सी नॉर्थ सेट के अंदर। तो ये सब क्या हो गया आपका, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब जान लेते हैं प्रोसीजर के बारे में।
प्रोसीजर के बारे में जानने से पहले अब प्रोसीजर, बेहतरीन प्रोसीजर होने वाला है। एक ही चीज को बारीकी से पढ़ा जाएगा दोस्तों, बारीकी से, खेल खेल में हो जाएगी फंडामेंटल दोस्तों, खेल खेल में। प्रोसीजर, क्या मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना? कमेंट कीजिएगा अगर मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है आप सभी को। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी ही है, फिर भी आपसे पूछना पड़ता है दोस्तों। अब जान लेते हैं आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी सर्जरी करने से पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल के बिना सर्जरी असंभव है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली जो सर्जरी के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वो पड़ेगी आपको बायोप्सी नीडल, क्योंकि नाम ही क्या है, लीवर बायोप्सी। तो बायोप्सी कैसे करेंगे? नीडल के द्वारा करेंगे। तो बायोप्सी नीडल की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सैंपल कलेक्शन के लिए। और जो बायोप्सी नीडल की जो साइज होने वाली है वो कितनी होने वाली है दोस्तों? 14 से 16 गॉज। कौन सी गॉज? 14 से 16 गॉज, यानी कि बहुत ही मोटी नीडल होने वाली है ये। अब जान लेते हैं दोस्तों बायोप्सी नीडल के नाम क्या होते हैं, किन नामों से लीवर बायोप्सी की नीडल आती है। तो दोस्तों कौन सी नीडल होती है? वो आएगी आपकी पहली जो आएगी वो आएगी मैगिनी नीडल। कौन सी नीडल? मैगिनी नीडल। दूसरी जो आएगी वो आएगी आपकी सिल्वर मैन नीडल। कौन सी नीडल? सिल्वर मैन नीडल। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना दोस्तों कि सर बताइए मोस्ट कॉमन नीडल लिवर बायोप्सी के लिए यूज की जाने वाली होती है आपकी, ये हाईलाइट से हाईलाइट कर रहा हूं, मैगिनी नीडल। रुकिए एक मिनट, रुकिएगा एक मिनट, ठीक है दोस्तों। मैगिनी नीडल सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली नीडल, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। कौन सी नीडल? मोस्ट कॉमन यूज आपकी मैगिनी नीडल की जाती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। पहला तो क्या हो गया? आर्टिकल्स, बायोप्सी नीडल हो गया। अब मैं आपको है ना इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस करने में आसानी रहेगी। ये हो गया आपका बायोप्सी नीडल पहला। दूसरा जो होता है वो होता है आपका, दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका, जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो होता है आपका बीटाडीन। दोस्तों बीटाडीन किसी भी सर्जरी के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला सॉल्यूशन बीटाडीन। एंटीबैक्टीरियल, किसी प्रकार की सर्जरी को करने से पहले बीटाडीन के द्वारा उस जगह को डिसइंफेक्ट, स्टरलाइज किया जाता है। तो दोस्तों बीटाडीन, इसको भी आप मार्क करके रख लें। पहली तो बायोप्सी नीडल हो गई आपकी। रुकिएगा दोस्तों, अभी मैं नया हूं, थोड़ा इस प्रोसीजर को समझने में मुझे टाइम लगता है। बीटाडीन, ठीक है, तो क्या हो गया? बीटाडीन। अब बीटाडीन के लिए दोस्तों, बीटाडीन क्या होता है तो आप सभी को पता है। बीटाडीन एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्शन होता है, जो कि साइट को क्लीन करने के काम में आता है। साइट क्लीन बिफोर द सर्जरी एंड ड्रेसिंग करने के लिए भी आ जाता है। अब दोस्तों बात की जाए, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या आवश्यकता होती है इसकी बीटाडीन की? क्लीन द साइट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले वाले में, क्लीन द साइट, क्लीन करने के काम आती है। ठीक है, और पेंट द साइट। पेंट मतलब कि पेंट करने वाला पेंट नहीं है दीवार के पेंट करने वाला, स्किन की साइड को पेंट करना, मतलब कि उसको क्लीन करना। तो ये काम होता है आपका बीटाडीन। तो दूसरा टॉपिक भी आपने जान लिया दोस्तों। लास्ट में मैं पूरा जो मैंने लिखा है ना, पूरा मैं समरी करके आपको बेसिकली बता दूंगा, फिर आप बताना कि आपको टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसको भी बिल्कुल सुधार लिया जाएगा। फिलहाल मेरे लिए नया है ये बोर्ड, तो मैं इसको कर रहा हूँ।
तीसरी चीज जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 10% फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बिना दोस्तों कोई भी सर्जरी असंभव। फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन कह सकते हैं, या फिर इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जा सकता है ना दोस्तों। 10% फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही आवश्यक होता है। आप सभी को पता है मानव के जो अंग है उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। और वो किस लिए आवश्यक है? वो आवश्यक है आपका क्या करने, अरे सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिएगा। हम वापस आ जाएंगे, कृपया समय रखिए। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है मानव शरीर के जो भी अंग होते हैं उनको लॉन्ग समय तक आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। किस लिए यूज किया जाता है? यूज एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ सैंपल या ह्यूमन सैंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। सॉरी, इससे नहीं करेंगे, इसको थोड़े अलग पेंट से करेंगे क्योंकि हमने ग्रीन पेंट से लिख दिया है। हम कर देते हैं इसको येलो से। ठीक ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तीसरा। पहला तो हो गया आपका बायोप्सिनिडिल, दूसरा बीटाडीन, तीसरा क्या होगा 10% फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। अब दोस्तों चौथा जो बात करेंगे वो होगा अपना सैंपल बॉटल। दोस्तों सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब सैंपल को रखेंगे भी तो सही ना कहीं पर, तो सैंपल बॉटल। ठीक है दोस्तों, किसको? सैंपल बॉटल को। कहीं सैंपल ले ले घूमना थोड़ी है अपन को, सैंपल तो खराब हो जाएगा, उसको लेबोरेटरी में भेजना भी है। तो दोस्तों सैंपल बॉटल जो कि बहुत ही आवश्यक होता है कोई भी प्रिजर्वेटिव करने के लिए किसी भी चीज़ का, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, हाईलाइट कर दिया। अब जान लेते हैं सैंपल बोतल। तो सैंपल बोतल में कुछ समझाने का तो है नहीं, एक प्रकार की ऐसी बोतल आएगी आपके पास, ऐसे पर ऐसी बोतल आएगी, ऐसी बोतल आएगी आपको, ऐसी ये बोतल, ये बोतल, कोई और बोतल मत समझ लेना दोस्तों, ये बोतल आएगी। ऐसी बोतल आ सकती है, ऐसी बोतल आ सकती है, इसके आगे इसके अंदर सैंपल को आपको डालना है। ऐसी बोतल तो ये मटका हो गया है, तो ऐसी बोतल आ सकती है, ऐसी बोतल आ सकती है, तो ये इसके अंदर सैंपल को डालना है। इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होगा, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। अब दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई प्रोसीजर की। जैसे बात कर ली जाए प्रोसीजर में, आर्टिकल्स बायोप्सिनिडिल की आवश्यकता पड़ेगी, 14 से 16 गॉज की मैग्नीडिल सबसे मोस्ट कॉमन होती है। बीटाडीन की आवश्यकता पड़ेगी साइड को क्लीन करने के लिए, 10% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन सैंपल बॉटल की आवश्यकता पड़ेगी। सारा मैं टॉपिक आपको धीरे धीरे समझाते जा रहा हूँ, लास्ट में पूरा समरी कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन दी जाती है, आइए जान लेते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। अब भाई साहब मरीज को बोलना है कि सर आप इस पोजीशन में आ जाइए, तो कौन सी पोजीशन, ये हाईलाइट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पोजीशन। चलो रुकिए, हाँ ठीक है। अब समझ लेते हैं पोजीशन के बारे में। बेसिकली पोजीशन की बात की जाए तो पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन देंगे, ये इसमें दिमाग लगाना है आपको। हमेशा पेशेंट को गिव द पेशेंट सुपाइन पोजीशन। ध्यान रखें दोस्तों, हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल हमेशा जो पोजीशन देनी है पेशेंट को वो कौन सी होगी, सुपाइन होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, बेसिक में बोल के बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको लिवर बायोप्सी होती है ना, तो उनमें क्या होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होने की ज़्यादा वो होती है रिस्क। क्योंकि दोस्तों आपने लिवर जहाँ पर इथ्रोपोसिस होता है, जहाँ पर आपकी सारा जो आरबीसी फॉर्मेशन स्क्रीन भी उसके पास में होता है, तो दोस्तों जहाँ पर आप लिवर बायोप्सी करेंगे तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने की चांसेस होते हैं।
अब ब्लीडिंग को कैसे रोक सकेंगे? आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा उस पॉइंट पर जहां पर आपने लिवर बायोप्सी की नीडल डाली है। इसलिए पेशेंट को आपका लिवर कहाँ रहेगा, कोई व्यक्ति आगे बता देते हैं नहीं, आपका लिवर जो होता है वो पेरिटोनियम कैविटीज जो होती है, आपकी पीछे वाली कैविटीज होती है दोस्तों, उसके अंदर आपके पाया जा रहा है लिवर। अब दोस्तों आपको लिवर को कंप्रेस करना पड़ेगा, लिवर की साइड को कंप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए पेशेंट को आपको सीधा लेटने को बोलना होगा कि आप सीधा लेट जाइए, सुपाइन पोजीशन हो जाइए। सुपाइन पोजीशन की बात की जाए तो पहले आपको बताता हूँ सुपाइन पोजीशन कैसी होती है, फिर आप पूछेंगे सर सुपाइन पोजीशन बता दिया लेकिन आपने पोजीशन तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों सुपाइन पोजीशन कैसी होती है, इंसान बहुत ही सीधा लेट जाता है। जैसे कि आप सोते हैं रात में, ये इंसान हो गया, ये इसके हाथ हो गए, ये इसके पैर हो गए, ये इसकी आंख हो गई, इसकी नाक हो गई, ये इसका चेहरा हो गया, ये इसके बाल हो गए। तो दोस्तों सीधा लेट जाना, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, ये हो गया। ये तो क्या हो गया आपका पोजीशन हो गया। तो गिव द पेशेंट पोजीशन सुपाइन। पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, सुपाइन पोजीशन देना है। आवश्यक होता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में, ये भाई साहब आपके क्वेश्चन में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको लगा लीजिए स्टार। ये आपके नोट सेट में देखने को मिलेगा, ये आएगा भाई साहब नोट सेट, क्वेश्चन आता है हमेशा, लिख लीजिएगा। अब दोस्तों सुपाइन पोजीशन की बात हो गई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सुपाइन पोजीशन बोल के इसको लिखवाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है कि है अब आगे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट साइट सिलेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट साइट सिलेक्शन। सर कहां से सैंपल ले हम, साइट सिलेक्शन कहां से सैंपल लिया जाए। अब हमने सब कुछ दे दी सर, पोजीशन में दे दी, हमने फॉर्मल्डिहाइड की बोतल भी ले ली, हमने मैग्नीडिल भी ले ली। अब सर इस मैग्नीडिल को डाले कहाँ पे, कहाँ पर इसका साइट सिलेक्शन करें, कौन सी ऐसी साइट होती है बॉडी की जहां पर मैग्नीडिल को चला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान रखे देखिएगा। ये देखिए, ये मान लिया अपन ने, ये देखो ये आपका ये पोजीशन होगी आपकी, ये आपका हो गया ये हो गया आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो जो लाइफ हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है राइट वाला, ये राइट वाला, ठीक है, यहां पर आपको साइट सेलेक्ट करनी है, यहीं पर आपको 9th या फिर 8 बार कर लीजिए, 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है ना यहाँ पर, ये राइट साइड पर, ये देखो ये मार्क लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मार्क। तो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो आपका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है ना ये वाला, यहाँ सर आपको मैग्नीडिल की पिक करनी है और यहीं से क्या करना है, एस्पिरेट करना है, किसको, बायोप्सी गन के द्वारा। जो मैग्नीडिल है यहाँ पर प्रेस करनी है, बायोप्सी गन के द्वारा आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये तो बात होगी साइट सिलेक्शन की, कहां पर साइट सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सर बताइए, आपने सब चीज़ तो बता दी, अब हम बेवकूफ़ तो है नहीं सर जो सब आपकी बातें मान लेंगे। अब आप सर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं और अब आप हमें बताइए कि सर आप कह रहे हैं कि नीडल जो होती है आपने कहां पर डाली है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में डाली। कहां डाली है आपने, सर आपने नीडल डाल दी है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। कहां पर, अब सर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में नीडल डालते हैं तो इसके ऊपर तो सर डायफ्राम मौजूद रहता है आपका, तो क्या व्यक्ति का डायफ्राम में इंजर नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। तो नीडल को हमेशा आपको जब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में डालते हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है, पेशेंट को बोलना है कि मान्यवर आप अपने डायफ्राम को थोड़ा सा इनहेल कीजिए, सांस लीजिए और दोस्तों देन एक्सहेल कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक आपको पेशेंट को बोलना है सांस लीजिए,
दोस्तों सांस लीजिए, क्या कीजिए, इनहेल कीजिए, और जैसे ही इनहेल वो पेशेंट करता है तो उसका डायफ्राम कहाँ पर चल जाता है, जैसे ये डायफ्राम ये पोजीशन पे है। अब जैसे ही वो सांस लेगा तो डायफ्राम पोजीशन पे यहाँ से जाकर यहाँ पर चला जाएगा, पोजीशन यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर से यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पर आपको बायोप्सी गन डालनी है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको डायफ्रामेटिक इंजरी से क्या हो सकती है, बचाव हो सकता है। हमेशा पेशेंट को बोलना है कि आप इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए उसके बाद में। रुकिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये तो अपने टॉपिक हो गया इलेक्टेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेसिकली, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेसिकली कि बताइए। अब टॉपिक को हम जल्दी से थोड़ा समरी करेंगे ताकि आपको बाद में समझाना भी है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थोरेसिक कैविटी प्रेशर कितना होता है। थोरेसिक कैविटी प्रेशर कितना होता है, तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, थोरेसिक कैविटी प्रेशर कितना देखने को मिलता है। इससे पहले जान लेते हैं, लीवर बायोप्सी के दौरान जो थोरेसिक कैविटी प्रेशर होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज देखने को मिलता है। लीवर बायोप्सी में कम देखने को मिलता है थोरेसिक प्रेशर, ध्यान रखें। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ये तो सब चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे आगे टॉपिक के बारे में, ठीक है। जरा सा समझाइए में रखिएगा, लास्ट में पूरा समरी करा दूंगा आपको। पोजीशन, पोजीशन आफ्टर लीवर बायोप्सी, हमने पहले तो कौन सी दी थी, सुपाइन पोजीशन दी थी। जिस सुपाइन पोजीशन देते हैं तो वही मैंने आपको बताया था कि पोजीशन आफ्टर लीवर बायोप्सी। हमेशा कौन सी पोजीशन देनी है दोस्तों, राइट लैटरल पोजीशन, और साथ में आपको कर देना है इसके, जहां पर आपने लीवर बायोप्सी की थी ना, तो अप्लाई पिल्लो, वहां पर क्या लगाना है आपको, पिल्लो अप्लाई कर देना है, ताकि जो प्रेशर जो होता है एट द पंचर साइड, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी पंचर साइड से वो क्या देखने को मिलेगी, स्टॉप देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेशर वहां पे पड़ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहला, प्रिवेंट बाइल लीकेज। ये फर्स्ट देखने को मिलेगा। दूसरी प्रायोरिटी आपकी रहेगी ब्लीडिंग की। दोस्तों बाइल लीकेज को और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस पोजीशन का सहारा लिया जाता है, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी जो रहेगी वो बाइल लीकेज की फर्स्ट रहेगी, दूसरी जो प्रायोरिटी रहेगी आपकी वो ब्लीडिंग रहती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे, लास्ट में समरी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए कि भाई लीवर बायोप्सी की वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो मैंने आपको पहला कॉम्प्लिकेशन तो बता दिया था, इसके अंदर हेमरेज देखने को मिल सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट।
दूसरा इसके अंदर डायफ्राम की इंजरी देखने को मिलती है, ठीक है, हेमरेज देखने को मिल सकता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। दूसरी जो चीज़ देखने को मिलती है आपके डायफ्राम की इंजरी भी देखने को मिलती है, डायफ्राम की इंजरी भी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका न्यूमो, जो कि दोस्तों सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ये आपका फर्स्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लिकेशन ये हो गए। अब बात करते हैं, अब हम जान लेते हैं लीवर बायोप्सी का प्रॉब्लम समझ लिया अपन ने, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि लीवर बायोप्सी से रिलेटेड, अब देखो लीवर बायोप्सी के जो भी चीज़ें थी, इंडिकेशन हमने जान लिए, ठीक, टॉपिक के बारे में जान लिया। अब मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरा लीवर बायोप्सी को समरी कर देता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आपको पूरा याद आ जाए कि है ना मैंने क्या क्या पढ़ाया है। दोस्तों छोटा सा टॉपिक हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समरी जब करेंगे इसकी तो दोस्तों सब समझ में आपको आ जाएगा। अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। दोस्तों हमने बात की लीवर बायोप्सी की, इससे पहले लीवर बायोप्सी क्यों किया जाता है दोस्तों, किसी प्रकार की साइटोलॉजिकल स्टडी, किसी प्रकार का कैंसर होता है लीवर में, कोई भी लीवर में स्वेलिंग आ जाती है दोस्तों, लीवर कैंसर की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उससे पहले हमने जान लिया फाइन एफएनएसी क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी फुल फॉर्म होती है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, वायरस जिसने कॉज किया है उसको स्टडी की जाती है। उसके बाद में बात की हमने टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या होती है, अगर 2-3 प्रकार की सेल्स एक साथ मिलती है, जो सेल का निर्माण होता है उससे टिश्यूज बनती है। और लीवर जो आता है उसके अंदर बिनाइन सेल्स भी बन सकती है, मेलिग्नेंट सेल्स भी बन सकती है, जो कि बाद में लीवर कैंसर भी करने का कॉज करती है। लीवर बायोप्सी के लिए यूज होने वाली जो गन होती है उसको बायोप्सी गन भी कहा जाता है। डेफिनेशन की बात की जाए तो लीवर बायोप्सी में स्मॉल अमाउंट ऑफ द आप सैंपल निकालेंगे लीवर से और उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमने जाना कि भाई आवश्यकता क्यों पड़ती है, पर्पस क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों कैंसरस ग्रोथ को देखने के लिए, नॉन कैंसरस ग्रोथ को देखने के लिए, कोई भी कॉलोनी फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखने के लिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या कॉज करा रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से लीवर के अंदर सूजन देखने को मिली है, स्वेलिंग देखने को मिली है, इन्फेक्शन देखने को मिला है, उसका कराने के लिए। फिर हमने जाना हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजिकल के अंदर क्या डिफरेंस है। हिस्टोलॉजी के अंदर आप टिश्यूज की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजिकल के अंदर आप सेल की स्टडी करते हैं। इंडिकेशन क्यों जरूरत पड़ती है आपको लीवर बायोप्सी की, लीवर कैंसर के लिए, लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए आवश्यकता पड़ती है। लीवर फेलियर वाले पेशेंट हैं उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिली लीवर में, तो उसके अंदर आवश्यकता पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं करना चाहिए लीवर बायोप्सी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट हो जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है, प्लेटलेट काउंट कम है तो तब नहीं करनी चाहिए। जिन पेशेंट का क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा एबनॉर्मल देखने को मिलता है उन पेशेंट में नहीं करनी चाहिए। हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए उनको लीवर बायोप्सी वाला प्रोसीजर नहीं कराया जाता है। जिनका प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है, एबनॉर्मल देखने को मिलता है, उन पेशेंट के अंदर नहीं होता है। ब्लड टेस्ट की बात की जाए, ब्लड टेस्ट आपका प्लेटलेट काउंट आपको चेक करने के लिए किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करने के लिए किया जाता है ब्लड टेस्ट आपका, पीटीआईएनआर चेक करने के लिए आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात कर ली जाए तो फिब्रिन फॉर्मेशन के लिए प्रोथ्रोम्बिन का होना, फिब्रिन फॉर्मेशन के लिए प्रोथ्रोम्बिन का होना आवश्यक है। +2 और -2 इस नॉर्मल रेंज हो सकती है। इसमें बात कर ली जाए आपको जब भी आप ओरल एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं जैसे कि वारफरिन दे रहे हैं तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते रहना जरूरी है। जब भी आप हेपेरिन दे रहे हैं तो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम आपको देखना जरूरी है। ब्लीडिंग टाइम की बात करी जाए तो ब्लीडिंग टाइम की 2 मेथड से आप चेक कर सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम आप ड्यूक मेथड से कर सकते हैं जो कि मोस्ट कॉमन मेथड होता है ब्लीडिंग टाइम का, और दूसरा आप आईवी मेथड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कोल्ड एनवायरनमेंट में दिया जाता है। ड्यूक मेथड की बात की जाए तो ईयर लॉब के द्वारा आपको सैंपल ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ईयर लॉब के अंदर ही सबसे ज़्यादा कैपिलरी देखने को मिल सकती है, ब्लड कैपिलरीज। और उसके बाद में आपको वाइप कर देना है गॉस पीस के द्वारा, ड्राई गॉस पीस के द्वारा। हर 30 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, ड्राई गॉस पीस के द्वारा साफ करना है, क्योंकि दोस्तों ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर कैपिलरी ज़्यादा होती है ब्लड की। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली बात की जाए तो 2 से 6 मिनट होता है। अगर 2 से 6 मिनट से ज़्यादा देखने को मिलता है अगर ब्लीडिंग टाइम किसी पेशेंट के अंदर, तो दोस्तों विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट के अंदर आप अगर ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा देखने को मिल रही है तो उस पेशेंट के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। और कब देंगे दोस्तों, सिंगल डोज होगी और बिफोर 1 वीक देना करेंगे, यानी कि बिफोर 1 वीक आप देंगे। अब दोस्तों आगे जो हमारा टॉपिक था उसको भी हम जान लेते हैं। तो पहला तो आपने समझ लिया इन चीज़ों के बारे में। अब आप बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लोज लीवर बायोप्सी और ओपन लीवर बायोप्सी 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि 2 प्रकार से आप लीवर का सैंपल ले सकते हैं। क्लोज लीवर बायोप्सी में आप परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी, इसके अंदर आप लीवर के अंदर क्या करेंगे,
परक्यूटेनियस जो लेयर होती है वहाँ से बायोप्सी गन की सहायता से मोस्ट कॉमन सैंपल लेंगे और मोस्ट कॉमन लिवर बायोप्सी होती है हॉस्पिटल के अंदर, ये सबसे ज़्यादा की जाती है। सैंपल कलेक्ट किसके द्वारा करना है आपको? निडल के द्वारा करना है, जो कि मैग्नेट निडल होती है, जो कि मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, अब बात की जाए एनेस्थीसिया कौन सा यूज करना है, लोकल एनेस्थीसिया यूज करना है और एनबीएम इसके अंदर नेसेसरी नहीं होता है। बात कर लीजिए ओपन लिवर बायोप्सी की, तो ओपन लिवर बायोप्सी आपका सैंपल कट करना है आपको किसके द्वारा? एब्डोमेन ग्रेविटी के द्वारा। कोई भी एब्डोमेन की सर्जरी हो रही है अगर, तो उसके साथ में आप क्या ले सकते हैं, ओपन वुंड के अंदर से क्या अपन ओपन वुंड जो हो रहा है किसी पेशेंट में एब्डोमेन की सर्जरी हो रही है, तो उस समय पर ही आपको क्या कर लेना है, एनेस्थीसिया की आवश्यकता के अनुसार आपको एनेस्थीसिया का यूज करते हुए आपको लिवर का सैंपल ले लेना है। अब आप बात कर लेते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? बायोप्सी की निडल की आवश्यकता पड़ती है, 14 से 16 गेज की आवश्यकता पड़ती है निडल की। मैग्नेट निडल जो होता है इसका टाइप होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, क्वेश्चन हमने से पूछा जाता है एग्जाम में। फिर दूसरा होता है सिल्वर माइन निडल, लेकिन आपको मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज की जाती है? मैग्नेट निडल यूज की जाती है। फिर आपको दूसरा सोल्यूशन कौन सा यूज लेना है? बीटाडीन सोल्यूशन यूज लेना है। बीटाडीन सोल्यूशन किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों? कोई भी साइट की सर्जरी करने से पहले, ड्रेसिंग करने से पहले, या फिर उसको साइट को पेंट करने से पहले इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं सर्जरी के अंदर, तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को बीटाडीन के माध्यम से उसकी साइट को क्लीन किया जाता है। और दोस्तों जो बीटाडीन का सोल्यूशन यूज करने के बाद में आप लिवर सैंपल लेंगे और लिवर सैंपल को आपको किसके अंदर रखना है? लिवर का जो सैंपल होगा, जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप, जो ह्यूमन का सैंपल होगा, ठीक है, लिवर का सैंपल होगा, उसको 10% फॉर्मेल्डिहाइड में यूज किया जाता है। दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार एक सोल्यूशन होता है, केमिकल होता है, जो कि लंबे समय तक यूज किया जाता है किसी भी आपके टिश्यू को किसी भी उसको करने के लिए। दोस्तों एक सैंपल बोतल पर, और आपको सैंपल बोतल भी लेना है जिसमें आपको सैंपल डालना है। पोजीशन की बात की जाए तो दोस्तों सुपाइन पोजीशन आपको देनी है जब भी आप लिवर बायोप्सी कर रहे हैं। अब दोस्तों बात की जाए साइट सिलेक्शन, साइट को कहां से लेना है दोस्तों? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नोट सेट के अंदर कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, कौन सा रीजन? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के, और 8th और 9th इंटरकोस्टल सरफेस जो होती है वहां से आपको क्या लेना है? लिवर बायोप्सी का सैंपल लेना है। निडल की बात की जाए तो मैनेवर निडल को कहां से लेना है आपको? निडल की जब आप सैंपल कनेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को बोलना है कि आप 5 से 10 सेकंड तक आप इनहेल कीजिए, मतलब कि सांस लीजिए, और 5 से 10 सेकंड तक आपको जब भी व्यक्ति सांस लेता है उसी समय पर आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से क्या लेना है? सैंपल ले देना है। क्यों लेना है दोस्तों? क्योंकि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के ऊपर ही क्या होता है? तो डायफ्राम होता है, तो वहां पर चांसेस होते हैं डायफ्रामेटिक इंजरी के। तो आप जब जैसे ही आप डायफ्राम के द्वारा सांस लेंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही दोस्तों सैंपल ले लेना है, जिससे कि आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव आउट हो जाएगा, तो आप डायफ्राम की इंजरी कम देखने को मिलेगी। थोरेसिक कैविटी प्रेशर जो होता है ये लिवर बायोप्सी के दौरान कम देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्मल से कम देखने को मिलता है। बात की जाए पोजीशन की, तो पोजीशन कौन सी देनी है दोस्तों? आपको राइट लेटरल पोजीशन देनी है दोस्तों हमेशा, ठीक है। और पिल्लो अप्लाई करना है आपको, क्या करना है? पिल्लो अप्लाई करना है आपको पंचर साइड पे। कौन सा? पंचर साइड पे, क्योंकि दोस्तों ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है कोई भी सर्जरी के दौरान, कोई भी आप सैंपल ले रहे हैं उसके दौरान, तो आप जैसे ही सैंपल लेंगे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी अगर आप पंचर साइड पे पिल्लो अप्लाई कर देंगे। बात कर ली जाए आपको बाइल लीकेज से बचाने के लिए और ब्लीडिंग से बचाने के लिए दोस्तों आपको लिवर बायोप्सी जो ये इसको प्रोसीजर को किया, ये राइट लेटर पोजीशन और अप्लाई पिल्लो किया जाता है। बात कर ली जाए कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं दोस्तों? इसमें हेमरेज देखने को मिल सकता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है, आपको हेमरेज को ब्लीडिंग को रोकना है। दूसरी चीज़ आपको डायफ्रामेटिक इंजरी हो सकती है, तीसरी चीज़ आपकी न्यूमोथोरिक्स, तो मोस्ट कॉमन होगा वो आपका हेमरेज होगा, और है ना, और आपको जो न्यूमोथोरिक्स जो होगा वो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने जाना लिवर बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। ये मेरी पहली क्लास थी, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।